नमस्कार दोस्तों, साइंस विद सचिन सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम के लिए जनरल साइंस की स्पेशल टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज में मैं आपको हल कराऊंगा जनरल साइंस के प्रत्येक टॉपिक के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, मेरे पढ़ाए हुए सैकड़ों विद्यार्थी इंडियन आर्मी के अंदर सेलेक्ट हो चुके हैं और मेरे पढ़ाए हुए नोट्स और प्रश्नों से इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम में 90% से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो दोस्त इस बार इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों, तैयारी करते रहो। अगर आप ईमानदारी से तैयारी करोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सिलेक्ट होने से नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रोगों के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न स्पेशल इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम के लिए। दोस्तों, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इन प्रश्नों के बाहर एक सिंगल प्रश्न भी नहीं जाएगा आपकी एग्जाम में। तो दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को आपको लिखना है और बार बार रिवीजन लगाना है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे भावी फौजियों, पेनिसिलिन प्रतिजैविक औषधि की खोज किसने की? ऑप्शन देखते हैं, लुइस पास्चर, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और विलियम हार्वे। तो मेरे प्यारे भावी फौजियों, आपको याद रखना है पेनिसिलिन प्रतिजैविक औषधि की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं मेरे प्यारे भावी फौजियों। प्रश्न संख्या सेकंड है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु है। ऑप्शन देखते हैं, लैक्टोबैसिलस, इकोलाई, राइजोबियम, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपको याद रखना है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु कौन सा है? राइजोबियम। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट बात है। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन काफी इंपॉर्टेंट पर्सन है दोस्तों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, खाद्य विषाक्तता फूड पॉइजनिंग उत्पन्न करने वाला जीवाणु है। ऑप्शन देखते हैं, राइजोबियम, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, क्लोरेला, विब्रियो कोलेरी। काफी इंपॉर्टेंट पर्सन है दोस्तों, याद रखना है। फूड पॉइजनिंग या खाद्य विषाक्तता उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो थर्ड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है मेरे लाडले प्यारे भावी फौजियों, प्रश्न संख्या 4 है, काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बीसीजी का टीका निम्न में से किस में लगाया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, हैजा, तपेदिक, काली कांसी और टिटेनस। तो याद रखना है दोस्तों, बीसीजी का टीका किस रोग के लिए लगाया जाता है? तपेदिक या टीबी के लिए। काफी इंपॉर्टेंट बात है। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और मेरे प्यारे भावी फौजियों, ये भी याद रखना है कि बीसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। बीसीजी की फुल फॉर्म होती है, बी का मतलब होता है बेसिलस। क्या होता है रे? बेसिलस। और सी का मतलब क्या होता है? केलेमेटी। क्या होता है? केलेमेटी। और जी का मतलब क्या होता है? गुरीन होता है। काफी इंपॉर्टेंट बात है। तो बीसीजी की फुल फॉर्म भी याद रखनी है आपको, बेसिलस केलेमेटी गुरीन। दोस्तों, मेरे पढ़ाए हुए सैकड़ों विद्यार्थी इंडियन आर्मी के अंदर सेलेक्ट हो चुके हैं और जो भी मैं नोट्स और प्रश्न बच्चों को देता हूं, इन प्रश्नों के बाहर एक सिंगल प्रश्न भी नहीं आता है। तो दोस्तों, अगर आपको 15 में से 15 इस बार रगड़ने हैं, मसलने हैं, तो इन सारे नोट्स को प्रश्नों को लिखना है और बार बार रिविजन लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 5 है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट बात है। हाँ जी, प्रश्न संख्या 5 है, निम्न में से जीवाणु जनित रोग है। ऑप्शन देखते हैं, खसरा, एड्स, गलसुआ और टाइफाइड। तो दोस्तों, याद रखना है, देखिए प्रश्न ये पूछा गया है निम्न में से जीवाणु जनित रोग है। तो याद रखना है, देखिए खसरा, एड्स और गलसुआ, ये तीनों रोग वायरस जनित रोग हैं। कौन से रोग है? वायरस जनित रोग या विषाणु जनित रोग हैं। ठीक है, वायरस या विषाणु जनित रोग हैं। जबकि जो टाइफाइड है, ये एक तरह का जीवाणु जनित या बैक्टीरियल डिजीज है, जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट बात है। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 है। हाँ जी, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न संख्या 6 है, डायलाइसिस का संबंध किस अंग से है? ऑप्शन देखते हैं, यकृत, वृक्क, हृदय और पलिया। तो डायलाइसिस का संबंध किस अंग से है? वृक्क या किडनी से या गुर्दे से। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट बात है। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 7।
हाँ जी, प्रश्न संख्या 7 है दोस्तों। हाँ जी, एड्स की बीमारी का रोगजनक क्या है? ऑप्शन देखते हैं, विषाणु, जीवाणु, कवक और प्रोटोजोआ। तो एड्स की बीमारी का रोगजनक क्या है? वायरस या विषाणु। ठीक है, वायरस या विषाणु, काफी इंपॉर्टेंट बात है। लो जी, एड्स किसके कारण होता है? वायरस या विषाणु के कारण। और एड्स का जो रोगजनक होता है वो क्या होता है? HIV होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि एड्स की बीमारी का रोगजनक क्या है? वायरस या विषाणु। तो 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं मेरे प्यारे भावी फौजियों। प्रश्न संख्या 8, इस बार रगड़ना है, मसलना है और बताना है दुनिया को कि आप क्या चीज हो। हाँ जी, तो नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एलिसा परीक्षण का प्रयोग किस रोग के निदान में होता है? हाँ जी, ऑप्शन देखते हैं, कैंसर, तपेदिक, टाइफाइड और एड्स। तो याद रखना है कि जो एलिसा परीक्षण होता है ये किस रोग के लिए किया जाता है? ये एड्स के लिए किया जाता है। अरे किसके लिए किया जाता है? एड्स के लिए। ठीक है, तो एड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पे। प्रश्न संख्या 9 है दोस्तों। हाँ जी, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे ही। हाँ जी, देखिए, पोलियो के टीके की खोज किसने की? ऑप्शन देखते हैं, एडवर्ड जेनर, लुइस पास्चर, जॉन साल्क और सुश्रू। तो दोस्तों याद रखना है कि पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? जॉन से साल्क ने। तो 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा मेरे प्यारे भावी खोजियों। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 10। हाँ जी, प्रश्न संख्या 10 है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। हाँ जी, दाद या रिंगवर्म का कारण कौन सा सूक्ष्म जीव है? कवक, जीवाणु, विषाणु या कृमि? तो दाद या रिंगवर्म का कारण कौन सा सूक्ष्म जीव है? कवक या फंगस। ठीक है, तो 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। याद रखना है दोस्तों, जो दाद नामक बीमारी होती है ये कवक या फंगस के कारण होती है। तो 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा मेरे प्यारे भावी फौजियों। प्रश्न संख्या 11। हाँ जी, प्रश्न संख्या 11 काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। हाँ जी, बताइए, पशुओं में मुंह पक्का खुरपक्का रोग का कारण है? ऑप्शन देखते हैं, जीवाणु, विषाणु, कवक और प्रोटोजोआ। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि पशुओं में जो मुंह पक्का व खुरपक्का रोग होता है ये किसके कारण होता है? वायरस या विषाणु के कारण होता है। तो 11वीं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे? 11वीं का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 है मेरे प्यारे भावी फौजियों, वायरस या विषाणु की खोज किसने की? ऑप्शन देखते हैं, रॉबर्ट हुक, लुएनहोफ, इवानोवस्की और अरस्तु। तो वायरस या विषाणु की खोज किसने की? याद रखना है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, इवानोवस्की ने की थी। ठीक है, लो जी, काफी इंपोर्टेंट बात है। तो 12वीं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है कि वायरस या विषाणु की खोज किसने की? इवानोवस्की ने। जबकि इंपोर्टेंट बात ये भी याद रख लेना, जीवाणु या बैक्टीरिया की खोज किसने की? ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न है। जीवाणु या बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो याद रख लेना, लुएनहोफ ने। अरे किसने की थी? लुएनहोफ ने। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 है दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। हाँ जी, प्रश्न संख्या 13 है, एथलीट्स फूड्स बीमारी का कारण है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक या फंगस या कृमि। जो एथलीट्स फुट बीमारी है वो किसके कारण होती है? तो याद रखना है, कवक या फंगस के कारण होती है। तो 13वीं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 14। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। हाँ जी, प्रश्न संख्या 14 है दोस्तों, पोलियो रोग का रोगजनक है? ऑप्शन देखते हैं, बैक्टीरिया या जीवाणु, वायरस या विषाणु, प्रोटोजोआ या कवक। तो जो पोलियो रोग का रोगजनक है, जो पोलियो नामक रोग होता है, ये किसके कारण होता है? वायरस या विषाणु के कारण होता है। तो 14वीं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। लो जी, काफी इंपोर्टेंट बात। हाँ जी, प्रश्न संख्या 15 पे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 15 है। हाँ जी, लो जी, धमाकेदार वाले प्रश्न, निम्न में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? देखिए, ऑप्शन देखते हैं, वर्णांधता, हीमोफीलिया, थैलीसीमिया और सिफिलिस। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि देखिए, वर्णांधता, हीमोफीलिया और थैलीसीमिया ये तीनों रोग कौन से रोग हैं? जन्मजात या आनुवांशिक रोग हैं। जन्मजात या कौन से रोग हैं? आनुवांशिक रोग हैं। जबकि एक इंपोर्टेंट बात बता देता हूँ रे,
हाँ जी, कौन कौन से देखो, वर्णांधता, हिमोफीलिया और थैलीसीमिया, ये तीनों रोग जन्मजात या आनुवांशिक रोग हैं। जबकि सिफिलिस क्या है, ये एक जीवाणुजनित यौन संक्रमित रोग है। जीवाणुजनित कौन सा रोग है, यौन संक्रमित रोग है। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात है, यौन संक्रमित रोग, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी रोग है। ठीक है, हाँ जी। अब देखो आपको क्या याद रखना है, देखो जो वर्णांधता रोग होता है इसमें व्यक्ति लाल तथा हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता, लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता। और जो हीमोफीलिया होता है दोस्तों, इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता। आपको एग्जाम में पूछेगा कि बताइए ऐसा कौन सा आनुवांशिक रोग है जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता, तो क्या बताओगे, हीमोफीलिया। और थैलीसीमिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में दोस्तों आरबीसी का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, या आरबीसी का निर्माण भी होता है तो उसका जीवनकाल बहुत कम होता है। तो थैलीसीमिया से ग्रसित व्यक्तियों को बार बार ब्लड छिड़वाने की आवश्यकता पड़ती है, रक्त छिड़वाते हैं ये। ठीक है, तो ये तीनों रोग, वर्णांधता, हीमोफीलिया और थैलीसीमिया, ये तीनों रोग दोस्तों आनुवांशिक या जन्मजात रोग है। जबकि सिफिलिस एक जीवाणुजनित यौन संक्रमित रोग है। ठीक है, लो जी, तो आपको याद रखना है कि कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है, सिफिलिस आनुवांशिक रोग है, नहीं है। तो 15वीं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे, डी हो जाएगा दोस्तों। लो जी, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 16। हाँ जी, प्रश्न संख्या 16 है दोस्तों, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया किस रोग का अन्य नाम है? तो ऑप्शन देखते हैं, प्लेग, डिप्थीरिया, रेबीज और कुष्ठ रोग। तो दोस्तों आपको याद रखना है, हाइड्रोफोबिया किस रोग का अन्य नाम है, रेबीज रोग का अन्य नाम है हाइड्रोफोबिया। ठीक है, और ये भी याद रखना है कि हाँ जी, रेबीज रोग होता है ये संक्रमित कुत्ते, बिल्ली, बंदर आदि के काटने से फैलता है। संक्रमित कुत्ते, बिल्ली और बंदर आदि के काटने से फैलता है। भारत में ये रोग अधिकतर संक्रमित कुत्ते के काटने से फैलता है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताइए हाइड्रोफोबिया किस रोग का अन्य नाम है, तो रेबीज। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए संक्रमित कुत्ते के काटने से कौन सा रोग फैलता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, रेबीज होगा। और ये भी याद रखना है, रेबीज एक तरह का वायरस या विषाणु जनित रोग होता है। ठीक है, लो जी, धमाकेदार वाला सोल्यूशन। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 17। हाँ जी, प्रश्न संख्या 17 है दोस्तों। हाँ जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न संख्या 17 है दोस्तों, मलेरिया रोग का रोगजनक है। ऑप्शन देखते हैं, साल्मोनेला टाइफी, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी, प्लाज्मोडियम और विब्रियो कोलेरी। तो मलेरिया रोग का रोगजनक क्या है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, मलेरिया रोग का रोगजनक क्या है, प्लाज्मोडियम। तो 17वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, और ये भी याद रखना है कि मलेरिया किस मच्छर के काटने से फैलता है, तो याद रखना मलेरिया रोग मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है। एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है। आपको पूछेगा बताइए मलेरिया किस मच्छर के काटने से फैलता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है। और ये भी याद रख लेना, मलेरिया जो रोग होता है ये एक प्रोटोजोआ जनित बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है, प्रोटोजोआ जनित बीमारी होती है। ठीक है, लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 18। हाँ जी, प्रश्न संख्या 18 है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, हेलमिंथिस जनित रोग है, पेचिस, ट्रेकोमा, हाथीपांव और डेंगू। तो हेलमिंथिस या कृमि जनित कौन सा रोग है, याद रखना है, हाथीपांव या हील पांव। ठीक है, हाथीपांव या फील पांव या पाइलेरिया, इसी के नाम है देखो। ठीक है, ये दोस्तों जो रोग होता है कौन सा, हाथीपांव, फील पांव या पाइलेरिया, ये हेलमिंथिस या कृमि जनित रोग होता है। ठीक है, तो 18वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और ये भी याद रखना है कि हाथीपांव, फील पांव या पाइलेरिया रोग होता है ये किस मच्छर के काटने से फैलता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट बात है। तो याद रख लेना, एडीज या क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है। दोस्तों इन सभी प्रश्नों को लिखना है और बार बार रिवीजन लगाना है। ठीक है दोस्तों, अगर जो बार बार रिवीजन लगाएगा उसको कंटस्ट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये रोग तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो हाथीपांव, फीलपांव या पाइलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से फैलता है, एडीज या क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है। तो इनमें से हेलमिंथिस या कृमि जनित कौन सा रोग है, हाथीपांव। तो 18वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 19। हाँ जी, प्रश्न संख्या 19 है दोस्तों, प्रश्न संख्या 19 है दोस्तों, पीलिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। ऑप्शन देखते हैं, पैंक्रियाज, लीवर, आंत और अमाशय। तो पीलिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है रे, हाँ जी,
लीवर या यकृत। काफी इंपॉर्टेंट बात है। तो 19वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। याद रखना है कि पीलिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? लीवर या यकृत। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 20। पर्सन संख्या 20 है दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट पर्सन है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, 5 जून, 7 अप्रैल, 13 अगस्त और 1 दिसंबर। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 20वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे? बी हो जाएगा। हाँ जी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन है पर्सन संख्या 21। बताइए, पर्सन संख्या 21 भी काफी इंपोर्टेंट है। लोकजा किस रोग का अन्य नाम है? ऑप्शन देखते हैं, डिप्थीरिया, टिटेनस, हेजा और टाइफाइड। तो याद रखना है लोकजा किस बीमारी का अन्य नाम है? टिटेनस का। अरे किसका नाम है? टिटेनस का। काफी इंपोर्टेंट बात है। तो 21वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 22। हाँ जी, पर्सन संख्या 22। पर्सन संख्या 22 है दोस्तों। एल्जाइमर रोग का संबंध शरीर के किस अंग से है? ऑप्शन देखते हैं, यकृत, किडनी, मस्तिष्क और फेफड़े। तो याद रखना है दोस्तों, एल्जाइमर रोग का संबंध शरीर के किस अंग से है? मस्तिष्क से। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात है। तो 22वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे? सी हो जाएगा। एल्जाइमर रोग का संबंध शरीर के किस अंग से? मस्तिष्क से। यह ब्रेन से संबंधित या ब्रेन से रिलेटेड बीमारी है एल्जाइमर। आया हुआ पर्सन है, आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन, पर्सन संख्या 23 है दोस्तों। काफी इंपोर्टेंट बात है। हाँ जी, पर्सन संख्या 23 है। रोगाणु सिद्धांत किसने दिया? हाँ जी, ऑप्शन देखते हैं, रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर, लुइस पास्टर और अरस्तु। तो रोगाणु सिद्धांत या जर्म थ्योरी किसने दी थी? लुइस पास्टर ने। तो 23वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे? सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 24। हाँ जी, पर्सन संख्या 24 है। एंटीपायरेटिक औषधियों का उपयोग किया जाता है दर्द को दूर करने के लिए, बुखार को कम करने के लिए, घावों को बढ़ने के लिए और सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए। तो एंटीपायरेटिक औषधियों का उपयोग दोस्तों बुखार को कम करने के लिए किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट बात है भाई, याद रख लेना कि एंटीपायरेटिक जो मेडिसिन होती है या औषधियाँ होती है उसका उपयोग किसमें करते हैं? बुखार को कम करने के लिए। तो 24वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे? बी हो जाएगा। ठीक है, और घावों को बढ़ने के लिए किसका उपयोग, किस प्रकार की औषधियों का उपयोग किया जाता है? एंटीसेप्टिक। ठीक है, हाँ जी। पर्सन संख्या 25। पर्सन संख्या 25 है दोस्तों। हाँ जी, निम्न में से कौन सा यौन संक्रमित रोग है? एड्स, सुजाक, सिफिलिस, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपको याद रखना है, एड्स भी एक तरह का यौन संक्रमित रोग है, सुजाक भी एक तरह का यौन संक्रमित रोग है और सिफिलिस भी एक तरह का यौन संक्रमित रोग है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई फौजियों, मेरे लाडले फौजियों, मैंने आज आपको रोगों के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल कराए। दोस्तों ये प्रश्न आपको कैसे लगे? दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। और दोस्तों 25 में से आपके कितने प्रश्न राइट हुए वो आप जरूर मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।